नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट अवीना सिंह एंड वेलकम टू आवर शो बातों का सफर। देखिए, बचपन में सबका सपना होता है कुछ करने का, कुछ बनने का, लेकिन उस सपने की तरफ बढ़ते वही लोग हैं जिनके अंदर होता है जज्बा। और इस जज्बे के साथ हमारे साथ एक स्टूडियो में मौजूद है सीआरपीएफ के कमांडो मिस्टर अंतरिक्ष सिंह राठौर। सो बिग अप्लॉज फॉर हिम। थैंक यू। सर, आप आज स्टूडियो में आए, आपको कैसा लग रहा है? पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे जी सर। और मेरे लिए भी बहुत अच्छा ये अवसर है कि क्योंकि ये आप जैसा मुझे बताया गया है कि ये यूट्यूब पे और अलग-अलग जगहों पे जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी विशेष रूप से जब इसको देखेंगे, तो उनके लिए मैं प्रयास करूँगा कि कुछ ऐसी बातें करूँ जो उनके लिए लाभदायक हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके स्पेशली। क्योंकि जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था तो मैं सोचता था कि कोई मुझे बताए या मुझे कहीं से पता चल जाए। अब तो यूट्यूब है और इतनी सब चीज़ें हैं। उस वक़्त इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते थे हम लोगों के समय में। तो हम लोग प्रयास करते थे कि कोई शख्सियत मिल जाए या कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जो तैयारी कर रहा हो या जो बन चुका हो, ऑफ़िसर बन गया हो कहीं पे, तो हम उससे मार्गदर्शन ले लें। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके स्टूडियो में हूँ। आपसे ज़्यादा मेरे लिए बहुत अच्छा ये अवसर है कि मैं अपनी बातें रखूँ या आपसे इंटरैक्ट करूँ इन मुद्दों पे। सर, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए वक़्त निकाला। कोई बात नहीं। जी। सर, आपने विद्यार्थी लाइफ़ की बात करी, विद्यार्थी जीवन की, तो आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? मेरी जो स्कूल टाइम मूलभूत शिक्षा है, वो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 इंदौर से हुई है। इंदौर से। हाँ, आई एम अ कोर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट। पूरे 12 वर्ष में एक ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। और केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, आमतौर पर जो माहौल होता है वो सरकारी कर्मचारियों के बच्चे होते हैं। हुँ। तो बहुत सारे जो बच्चे थे उनके पिता या उनकी माताएँ वो जिस-जिस विभागों में थे, वहाँ से बच्चे आते थे। उनमें आर्म्ड फोर्सेस के भी, आर्मी के, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, पुलिस के। मेरे फादर खुद पुलिस में थे और बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे, होम मिनिस्ट्री में रहे, तो एक पूरा माहौल ही वैसा होता है। तो यू एक्चुअली गेट टू नो कि क्या-क्या दुनिया में है चीज़ें और आप जनरली देखेंगे भी केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत आउटगोइंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के होते हैं बिकॉज़ दे हैव गॉट दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फियर बड़ा डाइवर्स और वो हर तरह के बच्चे वहाँ होते हैं। मतलब वहाँ पे कांस्टेबल का भी बच्चा आएगा और कमिश्नर का भी बच्चा आएगा। तो ये बहुत लार्ज एक डोमेन है वहाँ पे। तो मैं उस एनवायरनमेंट में रहा, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की वहीं इंदौर से और इंजीनियरिंग के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ एरिक्सन में। तो ओके। मैंने कुछ समय एरिक्सन में यहाँ गुड़गाँव में काम भी किया है एज़ एन इंजीनियर। बट आफ्टर अ पॉइंट आई फेल्ट कि वो चार्म नहीं आ रहा है कॉर्पोरेट लाइफ़ में, वो मज़ा नहीं आ रहा है। देन आई लेफ्ट माय जॉब एंड प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स एंड लकीली आई गॉट थ्रू इन फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन आजकल आजकल हम देख रहे हैं यूपीएससी के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। लंबी कतार लगी हुई है बच्चों की। नहीं, वो तो एग्ज़ाम का जो क्या कहें जो स्कीम है पूरी, वो स्कीम ही ऐसी है कि 1100-1200 सीट्स आती है और 5-6 लाख लोग बैठते हैं उसमें, 7 लाख लोग और शायद अब तो 8-10 लाख हो गए होंगे और बढ़ गए होंगे। हमारे टाइम 5 साढ़े 5-6 लाख तो हमारे समय बैठते थे। तो इतनी कम वैकेंसी है तो आपको बहुत फाइट मारना है उसमें। मतलब आपकी हर चीज़ बढ़िया होनी चाहिए, पर्सनैलिटी से लेके आपकी राइटिंग स्किल तक, आपका आईक्यू लेवल, आपका प्रेज़ेंटेशन एवरीथिंग। हम लोग जिस दिन मुझे अभी भी याद है मेरा इंटरव्यू था जिस दिन यूपीएससी में तो वो शायद वो गेट नंबर 1 या 2 पता नहीं क्या था, तो वो हम लोग जब जा रहे थे बोलने कि भई हमारा इंटरव्यू है, तो सीआईएसएफ वाले रोकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे! आप लोग बहुत किस्मत वाले हो, जो इस गेट से एंट्री मिल रही है। यहाँ से सिर्फ़ यूपीएससी के मेंबर्स को एंट्री है और उनकी एंट्री है जो इंटरव्यू देने आते हैं। तो हमने कहा भई अच्छी बात है। तो मैं बहुत प्रार्थना भी की उस दिन भगवान से कि मेरा हो जाए आज बस, इंटरव्यू अच्छा हो जाए मेरा। तो वो उस लेवल तक का आपको आगे प्रिपेयर होके चलना चाहिए। आपको केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस निकल जाए। आपको लास्ट का कि मैं इंटरव्यू वाले दिन क्या बात करूँगा? मुझसे अगर पूछ लेगा कोई फॉरेन पॉलिसी के बारे में या हमारी डिफेंस पॉलिसी के बारे में या स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में, तो मैं क्या बात करूँगा उनसे? बिकॉज़ वो जो पैनल है यूपीएससी का वो 30-35 इयर्स की सर्विस कर चुके हैं वो लोग। कोई मीडिया से है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई एक्स आईएएस ऑफिसर है, कोई एक्स आईपीएस ऑफिसर है। वो लोग बैठे हैं एंड यू कांट फूल देम बिकॉज़ दे आर द एक्सपीरियंस्ड वन। उन्होंने काम किया बहुत। वो जो चीज़ें आपने जनरल नॉलेज में पढ़ी हैं, वो काम वो करके आए हुए हैं। अगर आपने
पढ़ रहे हैं कि AK-47 राइफ़ल होती है या इंसास राइफ़ल होती है, तो वो उस राइफ़ल की प्रोक्योरमेंट परचेज़िंग वो करके आए हुए हैं। उन्होंने फ़ौज को दी है वो। तो दे नो एवरीथिंग। तो उन लोगों से बात करने के लिए या उनके सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए आपको ठीक वैसा ही बनना पड़ेगा जैसे आप समझ लीजिए अपने घर के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। आप अपने दादाजी को सिखाएँ कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। तो आप उनको नहीं सिखा सकते ना, वो तो उन्हें तो पता ही है कि कैसे होता है सब कुछ। तो इतना ऑथेंटिक आप जब नॉलेज लेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप इतने लायक बन पाएँगे कि वहाँ पे आप बोल पाएँ और फिर आपको मिलेंगे मार्क्स अच्छे तो ऑब्वियसली आप सेलेक्ट होंगे, सर्विस में आएँगे। नहीं, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि जब से डिजिटल मीडिया हुआ है, सोशल मीडिया ज़्यादा आ गया है, बच्चे ज़्यादा फ़ोन्स में ज़्यादा रील्स देखने में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये भी रुकावट की वजह है कि बच्चे ये डिस्ट्रैक्शन तो है इसमें। हाँ, नाउ वी वर लकी इन आवर टाइम्स such distractions like WhatsApp और OTTs और एग्ज़ैक्ट सोशल मीडिया वाज़ नॉट देयर। फेसबुक था, मुझे ध्यान है, ऑरकुट था। हुँ, फेसबुक नया-नया आया था, ऑरकुट था बट दैट वाज़ आल्सो एंड वी आल्सो हैड दिस टेंडेंसी टू यूज़ इट फॉर बेयर मिनिमम और फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड लिमिटेड। दिन में आधा घंटा कभी इंटरनेट पे बैठ गए तो बैठ गए। और एक बड़ा मेजर जो बात है वो ये थी कि फ़ोन्स स्मार्ट नहीं थे, हमारे कीपैड वाले फ़ोन्स थे। हुँ, तो ये जो फेसबुक वगैरह भी करने के लिए हमें कंप्यूटर पे जाना पड़ता था। तो ये अब तो क्योंकि बिकॉज़ एवरीथिंग हैज़ नाउ ऑन योर फ़ोन तो आप लेटे-लेटे, बैठे-बैठे कैसे भी जिस पोस्चर में चाहो बैठो, बिस्तर में बैठ के भी आप लगे हो उस पे। तो और वो रील्स वाला जो कल्चर है मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एग्ज़ैक्टली हाँ। और डिस्ट्रैक्शन के अलावा एक माइंड का वो भी है मुझे लगता है चैलेंजिंग बिकॉज़ आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक तो अटेंशन स्पैन कम हो गया हम लोगों का। अब अगर कोई आपको बोल दे कि आधे घंटे का प्रोग्राम है, अब तो आप नहीं बैठ पाओगे ज़्यादा देर। 2 घंटे का प्रोग्राम है, नहीं देख पाओगे। क्योंकि हमें हर 30 सेकंड में कुछ नया देखने की आदत लग गई है। तो एक तो वो नुकसान हो गया कि अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया इंसान का अब। दूसरा कि रील में क्या होता है, आप जैसे देखते हैं सोशल मीडिया का क्योंकि भी बात निकली तो मैं बता रहा हूँ। रील-वील में 30 सेकंड में आपने कुछ देखा कि जीवन में आदमी को ऐसा करना चाहिए। 30 सेकंड करते-करते फिर 5वीं छठी कोई रील आएगी जो उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होगी उस व्यू के। तो आपका अपना भी व्यू नहीं बन पाएगा कभी। जो कि हमारा अपना अपने अनुभव से बनना चाहिए, कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ठीक है, बहुत सारी परसेप्शन होती हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं सपोज़ ये वेज और नॉन-वेज की बहस चलती है, कि नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, नॉन-वेज वाले अपना जस्टिफिकेशन देते हैं, वेज वाले अपना देते हैं। तो आप दोनों के बार-बार पढ़ते रहेंगे तो अपनी कोई राय नहीं बन पाएगी आपकी, है ना? वो आपके अपने अनुभव से होगी, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं, तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट तो करता है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जैसे कि आपने अपने टाइम का बताया कि आपने अपने टाइम में कीपैड फ़ोन यूज़ करना जी। यूज़ किया करते थे और उस टाइम मतलब कि सोशल मीडिया भी नहीं था। नहीं था इतना। तो आपने तो बुकें पढ़ी होंगी, हाँ, साहित्य वो पढ़े होंगे। बहुत-बहुत पढ़ी मैंने। रश्मि रथी पढ़ता था, मुझे आज भी याद है मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की है और हिंदी के हालाँकि जो केंद्रीय विद्यालय का जो पाठ्यक्रम था, वो ही इतना बढ़िया था हिंदी का। उसमें हमने इतनी अच्छी-अच्छी कविताएँ हरिवंश राय बच्चन की और इन सब बड़े-बड़े उनके ऑथर्स की, राइटर्स की पढ़ी थी। जीवन की आपाधापी में कब वक़्त मिला कुछ देर के लिए बैठ कभी, ये लाइन सुनाइए हमें। जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो वो ऐसी कविताएँ हम लोग ये सब पढ़ते थे। अटल जी की कविता थी एक बहुत अच्छी यक्ष प्रश्न, कभी आपने अगर पढ़ी हो कि जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। वाह! हम हैं, हम रहेंगे ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। सत्य क्या है? होना या न होना या दोनों ही सत्य हैं। जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका न होना सत्य है। मुझे लगता है होना न होना एक ही सत्य के 2 आयाम हैं, शेष सब समझ का फेर बुद्धि के व्यायाम हैं। वाह! किंतु न होने के बाद क्या होता है यह प्रश्न अनुत्तरित है। प्रत्येक नया नचिकेता इस प्रश्न की खोज में लगा है। सभी साधकों को इस प्रश्न ने ठगा है। यदि कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही रहें, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, खोज का सिलसिला न रुके। धर्म की अनुभूति, विज्ञान का अनुसंधान। एक दिन अवश्य ही रुद्ध द्वार खोलेगा, प्रश्न पूछने के बजाय यक्ष स्वयं उत्तर बोलेगा। तो जब इस तरह की कविताएँ आप पढ़ेंगे, तो बहुत सारी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है आपकी वो ऑटोमैटिकली अंदर से हो जाती है। तो हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पढ़ी। मतलब आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक बहुत ज़्यादा, अभी भी है। और हमने आपका एक किस्सा भी सुना है कॉमिक वाला। हाँ, कॉमिक्स जो है खरीदने कॉमिक गया वाला था। कॉमिक वाला किस्सा शेयर कीजिए। मुझे अभी तो पता नहीं बच्चे कॉमिक्स कितनी पढ़ते हैं, बट हम लोग बहुत पढ़ते थे। चाचा चौधरी और बिल्लू, पिंकी, सुपर कमांडो, ध्रुव। तो मैं कॉमिक्स खरीदने जाता था तो वो उस समय मुझे याद है ₹12 की समथिंग कुछ आती थी, ₹12, ₹15 ऐसी।
तो मैं दुकान पे जाके पहले बोलता था मैं देखता हूँ कौन-सी लेना है। दुकानदार एक्सपेक्ट करता है आप देख लीजिए और ले लीजिए और जाइए बस। तो मैं पढ़ना शुरू कर देता वहाँ जल्दी-जल्दी पढ़ता था कि पहले ये पढ़ लेता हूँ, फिर वो पढ़ लूँगा और बोल दूँगा कि और लेके जो जाऊँगा वो अलग लेके जाऊँगा। तो दुकानदार मुझे बोलता था आप 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े रहेंगे आप, क्योंकि उसको लगता था एक तो पढ़ ले रहा है और एक लेके जा रहा है, तो मतलब पैसे एक के दे रहा है और पढ़ 2 ली। तो वो वैसी होती थी चीज़ें। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो कॉमिक्स पढ़ने की वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो गया हम लोगों का। हम लोगों के समय में जो बुक्स थी या चंपक, चाचा चौधरी ये सब हम बहुत पढ़ते थे। उसका बेनिफिट मिला जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग बैठे, क्योंकि वहाँ लिमिटेड टाइम होता है। आपको इतना बड़ा अनसीन पैसेज पढ़ना है, सारे आंसर्स भी लिखने हैं। तो वो जल्दी-जल्दी पढ़ने की जिसकी आदत है शुरू से, मैंने इसलिए बोला है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आपने स्कूल में कितनी मेहनत की, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ बच्चे होते हैं वो देखते हैं आप 12th जैसे 12th फेल मूवी बनी, वो नहीं पढ़े 12th में, लेकिन बाद में अचानक से पता नहीं क्या केवल्य की प्राप्ति हो गई उनको। हुँ। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आपको जहाँ आपको अपने आप को थोड़ा-सा हार्ड प्रेस करना पड़ेगा। एक बार तो लोड लेना पड़ेगा। और मेरे फादर मुझे बोलते थे कि ज़िंदगी में एक ही बार इतना बड़ा लोड ले लेना कि फिर बाद में लाइफ़ में कोई लोड ना लेना पड़े। राइट। तो वो बात मेरे अंदर अभी भी मुझे लगता है कि कोई बच्चा होता है, मैं बोलता हूँ एक ही बार की मेहनत कर लो, कुछ भी बनने के लिए। वेदर यू वांट टू बिकम अ बिज़नेसमैन और एंटरप्रेन्योर और व्हाटएवर, एक ही बार की मेहनत है। वन्स इफ यू आर ऑन दैट साइड, बस उसके बाद क्या है? फिर आप आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, आपके इंटरेस्ट हैं, आप करो परस्यू, क्या दिक्कत है? सर इस पोस्ट पे आज आज आप काम कर रहे हैं तो आपको 10 साल से तो करीब ज़्यादा ही हो गए होंगे। हाँ, मेरे 2012 में जॉइन किया था मैंने, तो लगभग 13वाँ साल चल रहा है अभी ये, 13 13 ईयर। सर हमने आपको देखा है सोशल मीडिया पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। सही। एक्टिव मुझे व्लॉगिंग का थोड़ा-सा शौक हाँ। है। मैं कहीं जाता हूँ तो जी। मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मुझे वहाँ की कोई अच्छी चीज़ मैंने खाई या कोई स्पेशली मुझे फोर्ट्स घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिस्ट्री। तो इतिहास को हमने पढ़ा भी दूसरे दृष्टिकोण से। ये सोच के कि अगर हम उसी दौर में पैदा होते तो हम कैसे होते? हम क्या कर रहे होते? किताबें पढ़ने का जो मेरा पर्पज़ होता है वो ये नहीं होता है कि मैं बहुत जानकारी इकट्ठा कर लूँ और बहुत नकप कर लूँ फैक्ट्स अपने अंदर। मैं तो बस ये एनालाइज़ करता हूँ कि अगर जैसे मैं उस दौर में पैदा हुआ होता तो मेरा बिहेवियर क्या होता? कई बार बहुत वियर्ड भी सोच लेते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ अगर मैं इजिप्ट-विजिप्ट में पैदा होता हुँ। और उस काल में होता इतने साल पहले और एंशिएंट सिविलाइज़ेशन में होता, तो मैं क्या कर रहा होता? तो मैं उस दृष्टिकोण से सोचता हूँ कई बार, तो वैसे पढ़ाई थोड़ी इंटरेस्टिंग भी बन जाती है। इसलिए किसी फोर्ट में मैं जाता हूँ या कहीं घूमने जाता हूँ, तो मैं व्लॉग्स को बना के अपने पास रख लेता हूँ उनके। और उसका एक दूसरा पर्पज़ ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि वो व्लॉग्स जो आज हमें बड़े नॉर्मल लग रहे हैं देखने में, आफ्टर 30 इयर्स, 40 इयर्स दे विल बी विंटेज फॉर मी एंड आई विल बी हैविंग देम विद मी जस्ट टू शो माय ग्रैंडचिल्ड्रंस कि दिस इज़ हाउ योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी। दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू बी और मैं बेटर ट्रैवल करता था, मैं जाता था, मैं देखता था। अभी क्योंकि मैं अपने बच्चे को देखता हूँ वो टैब में और उसमें ही चीज़ें देख लेता है और मैं बोलता हूँ कि नहीं इसको छोड़ो जाके देखो। लाल किला घूमना है तो लाल किले की वीडियो मत देखो यूट्यूब पे, लाल किला जाके देखो। तो तुम्हें लाल किला जाने पे पता चलेगा कि अंदर मोती मस्जिद भी है। ये औरंगज़ेब ने बनवाया है, कुछ किसने बनवाया है। ये एक उदाहरण है मतलब कि जो ट्रैवल करके आप सीखते हो, वो एक सिखलाई है बहुत बढ़िया। तो मैं बस क्या करता हूँ वो सिखलाई या वो सब चीज़ें जो मैंने महसूस की या मेरा कोई व्यू है जो मैंने एक्सप्रेस किया, उसको मैं डिजिटली अपने पास एक इस पर रख लेता हूँ, व्लॉग बना के। सो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ मेकिंग व्लॉग्स। आजकल की जो जनरेशन है मतलब आजकल के जो बच्चे हैं उनके अंदर पेशेंस की कहीं न कहीं कमी है। पेशेंस की पहले भी कमी थी, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ये बहुत मतलब पैराडॉक्स है एक तरह का। हर पुरानी जनरेशन को लगता है कि वही सही थे और ये अगली वाली बेकार है। अगली वाली भी जब थोड़ी-थोड़ी बूढ़ी होती है और दू उनके आगे कोई जनरेशन आती है, उनको लगता है ये कुछ नहीं, ये नाकारा लोग हैं। ऐसा नहीं है, वो मानव की जो प्रवृत्ति है, वो मूल प्रवृत्ति सबकी वही है। थोड़ा इम्पेशंस या कह लें कि जो मॉरल एंग्ज़ायटी या किसी प्रकार की एंग्ज़ायटी वो सब में होती है। वो मुझे लगता है कि एक ऐज के बाद ही मैच्योरिटी आप में आती है, चाहे कोई आपको कितना भी समझाए। महात्मा बुद्ध का आप उदाहरण लें या महावीर का लें, आप देखिए सबका एनलाइटनमेंट 35 से 40 की ऐज के बीच में ही हुआ। तो जो मैच्योरिटी आपको 35 वर्ष से 40 वर्ष की आयु में आएगी, वो आपको 21 से 25 में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एज ग्रुप ही वही है। अभी वो कौतूहल का विषय है उनके लिए दुनिया, सब कुछ नया है, नए-नए जवान हुए हैं, नए-नए देख रहे हैं, नए-नए घर से बाहर निकले हैं। तो अभी तक तो बंदिशें थी, पापा बार-बार फ़ोन करेंगे, 8 बज गए, घर आओ चलो, कहाँ हो? अब जब आप दूसरे शहर में आ गए काम करने या पढ़ाई करने, तो कोई नहीं पूछ रहा है। आपने घर पे झूठी भी रिपोर्ट दे दी कि हाँ, मैं घर पे ही हूँ, लेकिन आप नहीं हो, आप निकल गए। या घर पे हैं, 10 बजे तक फ़ोन आया, 11 बजे आप फिर निकल गए।
दिल्ली में आप देखिए बच्चे घूमते रहते हैं, रात को 3-3 बजे, 2-2 बजे भी मिल जाएँगे। तो वो पेशेंस की कमी या वो सब वो पहले भी था, वो रहेगा, आगे भी रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उम्र के साथ-साथ मुझे लगता है सबको थोड़ी-थोड़ी धैर्य सब में आ ही जाता है लेकिन लेकिन अभी भी देखते हैं कि बच्चों का बैड रिजल्ट आता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, 10th का हो या 12th का हो। कुछ सोचते समझते नहीं, सुसाइड ही एक लास्ट ऑप्शन समझ। सुसाइड तो बहुत ही गलत वो है क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ले लेते हैं एक्सट्रीम स्टेप हैं। ऐसा लेकिन उनके माता-पिता और वो सब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। बच्चों से बात करते रहो और फेल हो गया या कम नंबर आ गए तो वो समझाते रहो। माता-पिता को थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए प्रेशराइज़ नहीं करना। स्पेशली बच्चों बच्चों के लिए असल मैसेज दीजिए। हाँ, बच्चों को मैं यही कहूँगा कि बेटा किसी भी प्रकार की ये एक्सट्रीम स्टेप कभी ना उठाएँ मतलब सुसाइड या खुद को मार लेना या किसी को मार देना या इस तरह का नहीं, कुछ भी ऐसा काम नहीं करें। जीवन बहुत बड़ा है और संभावनाओं से भरा पड़ा है। बहुत कुछ आप कर सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक एग्ज़ाम फेल हो गए तो बस जीवन खत्म हो गया, नहीं। जीवन परीक्षा और ये सब बातों से बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर हो सकता है कि आप एक एग्ज़ाम फेल हो गए लेकिन आप उस एग्ज़ाम के लिए बने ही ना हो। आप किसी और बड़े महान एक उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। तो कभी भी इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाएँ। देखिए, सर ने कितनी अच्छी बात कही है और आपको उस बात पर अमल करना है। देखिए सर, इंसान की जो लाइफ़ है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशंस को देखकर, लाइक उसकी लाइफ़ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। हुँ। कभी-कभी वो खुद को ही मोटिवेट नहीं कर पाता है, तो ऐसे में क्या अ, करना चाहिए? मेरे हिसाब से साहित्य पढ़ना चाहिए, मैं सबको ये बोलता हूँ। एक बार पहले भी ऐसा एक इंटरव्यू था, वो वहाँ पे उन्होंने मुझसे बोला कि डिप्रेशन आपको होता है क्या? मैंने कहा मुझे नहीं होता है। होता है तो फिर मैं रश्मिरथी या जो किताबें पढ़ने का मुझे शौक है मैं पढ़ लेता हूँ। और इतना अच्छा दिनकर वगैरह और सब लोग दिनकर जी सब लिख के गए हैं। आप लोग भी कभी बच्चे अगर ये देख रहे हैं इंटरव्यू तो रश्मिरथी ज़रूर पढ़िएगा। रश्मिरथी एक खंड काव्य है। खंड काव्य में नियम होते हैं लिखने के, उसके 7 सर्ग होते हैं। उसमें रश्मिरथी में जो तीसरा सर्ग है वो बहुत लोकप्रिय है और तीसरे सर्ग का भी दूसरा भाग, वर्षों तक वन में घूम-घूम, बाधा विघ्नों को चूम-चूम, ये बहुत वो है, लोकप्रिय है। तो पढ़ें इसको, इस तरह का साहित्य पढ़ेंगे तो अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे। सर, आपकी बातें सुनकर मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि अभी और बातें हो, बहुत सारी बातें हो। नहीं पूछिए आप, जो पूछना आप पूछें फिर भी। सर, जितने भी हमारे मीडिया के स्टूडेंट बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली जो मीडिया में बच्चे जा रहे हैं। मीडिया के लिए ना मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग खूब पढ़िए पहले, खूब पढ़िए, जितना हो सकते हैं पढ़िए। जैसे मैं पर्सनली किसी को ऐसे एंडोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लल्लन टॉप जो न्यूज़ चैनल अभी इस समय चल रहा है, उसके एंकर्स को मैं देखता हूँ कि वो बहुत पढ़ते हैं, मतलब उनकी रिसर्च टीम बहुत अच्छी है। दिस इज़ सिंह, या हाँ, वो पूरा रिसर्च करके आप उनका एक सेक्शन है तारीख, तारीख वाला देखिएगा कभी क्योंकि मैं इतिहास का वो मैंने ऑप्शन रखा था ना यूपीएससी में, तो मुझे समझ में आती है कि इन लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी है और फिर वो रिसर्च वाला जो जर्नलिज़्म है, वो बड़ा ऑथेंटिक होता है और वो बहुत गाइडिंग भी होता है। लोगों के लिए भी बहुत वो होता है कि लोग गाइड होते हैं उससे, कि हाँ, ये सही चीज़ है। तो वो मैं कहूँगा सारे जो मास कॉम के बच्चे हैं जितने हैं, उनको पढ़ना बहुत चाहिए। सारे सब्जेक्ट, स्पेशली हिस्ट्री, इतिहास जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना बढ़िया। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, साइंस टेक भी इनफैक्ट अब तो इतना डिफेंस और स्पेस और सब हुँ। इतना चलता है। जितना आप पढ़ेंगे उतना बढ़िया, उसके बाद रिपोर्टिंग कीजिए। केवल कहीं से सुपरफिशियली देख लिया और कुछ भी बोल दिया और ओपिनियन वाला नहीं हो, जो जर्नलिज्म में बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, वो होनी चाहिए आपके अंदर। निर्भीक होके बिल्कुल हाँ, एकदम निर्भीक होके सवाल पूछना, एकदम न्यूट्रल होके पूछना और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडियंस पूछना। एक बायस्ड ओपिनियन देना कि नहीं-नहीं आप प्रो गवर्नमेंट हैं या एंटी गवर्नमेंट है, वो मज़ा नहीं आता उसमें, वो जर्नलिज़्म नहीं है। वो तो फिर आपकी मतलब एक डिबेट वाली बात हो जाती है, क्या इस तरफ फॉर द मोशन है या अगेंस्ट द मोशन है। तो जर्नलिज़्म में मैं सबको ये बोलूँगा कि सारे बच्चों को कि न्यूट्रल रहें और पहले खुद खूब पढ़ लें। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा नॉलेज लेंगे, तब आप अच्छा-सा आर्ग्यू भी कर पाएँगे किसी से। हुँ। देखिए, सपना देखते हैं बच्चे और सपना पूरा भी करते हैं। एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने सपना देखा भी और पूरा भी किया। सर, अब जो यूपीएससी के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूपीएससी की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आप बहुत वाइड और एक्सटेंसिव पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वो सब कुछ उसमें कभी भी कुछ भी आ जाता है। मेंस में यू कैन बी सिलेक्टिव एंड इंटेंसिव। कुछ टॉपिक्स हैं रिलेटेड हर उसमें
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हिस्ट्री में जो 1857 का रिवोल्ट है, वो मैक्सिमम उस पे सवाल आते ही आते हैं। तो इन मे फॉर मेन्स यू कैन बी सिलेक्टिव एंड इंटेंसिव। उसमें बहुत वास्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लिमिटेड पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। प्रीलिम्स के लिए आप पूरा पढ़ें और इंटरव्यू के लिए जब आप जाएँ, तो बिल्कुल अपने आप को साध लें एकदम। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका प्रेज़ेंटेशन, आपकी तार्किक क्षमता, जो रीज़निंग है आपकी, हुँ। मतलब कि आपका बहुत रैशनल होना चाहिए। मेरे इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछ लिया था जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। मुझसे पूछ लिया कि जो बीसीसीआई का चेयरमैन होता है, वो क्रिकेटर नहीं होता है, वो एक पॉलिटिशियन होता है। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है कि हम एक पॉलिटिशियन को क्रिकेट वाला काम दे रहे हैं, जबकि उसको क्रिकेट का तो कुछ पता ही नहीं है? अब ब्रेन्स ये एक ऐसा वो था कि मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था इसके लिए, मैं तो सोच के भी नहीं गया कि ऐसा भी पूछ सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग देयर आर सम क्वेश्चन्स कि वो डिसाइड करते हैं आपके सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। चाहे आपने वो रटे-रटाए आंसर कितने भी अच्छे बोल दिए हों। जो एक होता है ना कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की थी। मुझे पता था मुझसे पूछेंगे कि आप तो इंजीनियर हैं, आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं? आर्म्ड फोर्सेस में क्यों आना चाह रहे हैं? तो मैंने बोला सर आई नेवर वांटेड टू रन मशीन्स। आई ऑलवेज़ वांटेड टू रन एडमिनिस्ट्रेशन। आई ऑलवेज़ वांटेड टू रन फोर्सेस। तो ये सब हम प्रिपेयर थे, ये तो पता होते हैं, लेकिन जो नहीं पता है और अनएक्सपेक्टेडली पूछ लिए कि बताइए बीसीसीआई का चेयरमैन ऐसे क्यों होता है? तो मैंने वहाँ पे ये जवाब दिया था, पता नहीं उस समय सरस्वती की कृपा हो गई या कहाँ से ब्रह्मांड से मेरे उस समय विचार आ गया। शुरू में तो मैंने थोड़ा गोल-मोल किया कि सर एक कंपोज़िट बॉडी होनी चाहिए। एक पीपल फ्रॉम क्रिकेटिंग साइड शुड आल्सो सिट टुगेदर विद द पॉलिटिकल साइड एंड देयरआफ्टर वी शुड मेक। बोले नहीं वो हमने सब मान लिया आपकी बात। आप तो ये बताइए चेयरमैन कौन होना चाहिए? तो मैंने कहा सर प्रेफरेबली ऐसा पॉलिटिशियन जो पहले कभी क्रिकेटर रहा हो, उसको बनाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद उन्होंने नहीं पूछा मुझसे फिर। मेबी बिकॉज़ दे हैड गॉट देयर आंसर। वो यही सुनना चाहते हो या उन्हें लगा हो कि हाँ, ये बात सही बोल रहा है। मैंने बाद में ये बात सोची, अब भी सोचता हूँ मैं कि शायद मैंने वो सही बोला था, इसलिए मुझे मार्क्स मिल गए अच्छे और हो गया सिलेक्शन उस दिन अपना। तो ये है मतलब जो आप कह रही हैं ना आपका जो सवाल था कि कैसे तैयारी करें, क्या करें? तो इस लेवल पे आपको जाके सोचना पड़ेगा कि इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी, अपने लॉजिक, रैशनल्स सब एकदम बढ़िया रखें। वहाँ पे इमोशनल और ये सब फालतू बातें नहीं चलती कि मतलब किसी को इमोशनली हाँ, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। वो पूछते हैं कि अगर आपकी मम्मी की डेथ हो गई है और उसी समय वॉर हो गई है, तो बताओ आप कहाँ जाओगे? तो हमारी जो फ़ोर्सेस है उसमें प्रोविज़न है ये, चाहे वॉर चल रही हो या कुछ हो, अगर कुछ इस तरह की एक्सेप्शनल बात हो गई आपके घर में तो आपको छुट्टी मिलती है, आप जाते हैं। तो वहाँ पे जोश में बोल नहीं मैं तो माँ के अंतिम संस्कार में नहीं जाऊँगा, मैं तो देश की रक्षा। वो उनको पता है कि ऐसी बातें नहीं होती हैं, ठीक है? तो वो यही सब आपकी चेक करते हैं कि आप अननेसेसरीली इमोशनल होकर डिसीज़न ले रहे हैं या आप रैशनल डिसीज़न ले रहे हैं। तो उसमें वो बच्चे होते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि सर अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि मेरे बिना काम ही नहीं चल पाएगा, तब तो मुझे अपने निजी जीवन को त्यागना पड़ेगा, हुँ। मुझे देश के लिए करना पड़ेगा। और अगर मेरे साथ के जो लोग हैं वो सँभाल सकते हैं तो फिर मैं अभी उधर जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ भी मुझे ज़िम्मेदारी निभानी है। तो एक बैलेंस आंसर देना ये आपके माइंडसेट को बताता है। और आप देखिए ना जितनी जो बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारी के काम है देश में, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का काम हो, फॉरेन सेक्रेटरी जो जयशंकर सर हैं जैसे उनका काम हो, प्राइम मिनिस्टर का काम हो मोदी जी का, हर जगह संतुलन चाहिए आपको। आप कभी भी किसी चीज़ में एक्सट्रीम नहीं हो सकते, ज़्यादा इमोशनल हो गए या बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर लॉजिकल हो गए। आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है, तो वही बैलेंस आपको इंटरव्यू में चेक होता है। तो दिस इज़ हाउ यू शुड ग्रूम योरसेल्फ इन ऑल द 3 स्टेजेस की प्रीलिम्स में आप वाइड और एक्सटेंसिव पढ़ाई कीजिए, मेंस में सिलेक्टिव और इंटेंसिव पढ़ाई कीजिए, स्पेशली पे राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी-सी बहुत बहुत ही एकदम अच्छी स्किल होनी चाहिए राइटिंग की आपकी। और इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी को आपको प्रोजेक्ट करना है वहाँ पे। तो आपको कैसे आप अपनी बात रख पाते हो, कितने लॉजिकली, कितने मैच्योर्ड वे में आप अपनी बात कन्वे कर पाते हो, उसी पे आपका पूरा इंटरव्यू है। जो मेरा 45 मिनट करीब चला था इंटरव्यू, वो 45 मिनट में उन्होंने मुझसे सब पूछ डाला था, एवरीथिंग। वो जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है एक 20 हुँ। पेज का, वो हम अपने हाथ से ही भरते हैं हम लोग। उसकी 5 कॉपी सबमिट होती है यूपीएससी को, वो पाँचों मेंबर लेके बैठे होते हैं। तो वो उन्होंने मुझसे सब पूछ लिया था, अच्छा आप तो बड़े लगता है बहुत गाने सुनते हैं आप, योर प्रोफाइल साउंड्स वेरी म्यूजिकल। अब मैंने उसमें पोएट्री और ये सब लिखा था कि जो मेरी हॉबीज़ हैं। अब कई बच्चे हो ना हॉबी में डाल देते हैं झूठी हॉबी कुछ भी। एक एक हमारे परिचित थे, उनका हुआ नहीं सिलेक्शन क्या पता कि शायद इसलिए ना हो। उन्होंने अपनी हॉबी भरी थी, मेरी हॉबी है सोशल सर्विस करना। आप मुझे बताइए कि अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कौन ऐसी हॉबी भरता है? सोशल सर्विस को हॉबी पहली बात हो नहीं सकती। नहीं। सोशल सर्विस एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। कि आप जा रहे हो और आप किसी की मदद कर रहे हो, कभी अनाथ आश्रम जा रहे हो, वो हॉबी नहीं है। तो वो पढ़ के समझ में आ जाता है कि फेंक रहा है ये।
तो वहाँ पे नंबर कटते हैं। तो ऐसा कोई झूठ या ज़बरदस्ती का बनावटी कुछ मत कीजिए। मैंने लिखा था मेरी हॉबी है गज़लें सुनना, तो ही आस्क्ड मी अबाउट गालिब। उन्होंने कहा अच्छा हाँ, तो कौन-सी बहुत अच्छी लगती है आपको गज़ल गालिब की? व्हिच इज़ योर मोस्ट फेवरेट गज़ल? सो आई सेड सर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। वाह! तो बोले कि ये क्यों पसंद है? मैंने कहा सर दिस शोज़ द प्लाइट ऑफ एन एम्बिशियस माइंड। A typical Indian person who is ambitious and he is yet to get the success he desires। उसको नहीं मिल रही सक्सेस या उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही, उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही और उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं ऐसी और एक-एक ख्वाहिश ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे उसका दम निकल रहा है। तो मुझे ये मैं बड़ा रिलेट करता हूँ इससे, अपनी मनोस्थिति से भी रिलेट कर लेता हूँ। तो उनको लगा कि अच्छा गज़ल मतलब इंटरनलाइज़ करता है सुन के। तो मुझे लगता है शायद ये सब फैक्टर्स मेरे इंटरव्यू में मुझे बहुत काम आए। तो इसलिए मैं कहता हूँ हॉबीज़ हो कुछ भी हो ट्रुथफुल रहना, अपना जो एक्चुअल हॉबी है पेड़ लगाना आपकी हॉबी है पेड़ लगाना लिखो, वो पूछेंगे आपसे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो समझ जाएँगे इसने बनाई है हॉबी नकली, इसकी हॉबी कुछ और है। इसकी हॉबी कुछ और होगी, ये बता रहा है अपने आप को महान बताने के लिए। तो जो है एक्चुअल आप रखें और कुछ एक 1-2 हॉबी अच्छी होनी भी चाहिए आपकी। रीडिंग मुझे लगता है सबसे अच्छी हॉबी अगर किसी की है तो। क्योंकि रीडिंग एक ऐसा काम है कि आपके आस-पास वाले आपसे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। आप गाना सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है आस-पास के लोग आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ, डिस्टर्ब हो जाएँ। लेकिन रीडिंग जो है मुझे लगता है कि हॉबी एक बच्चे में होनी चाहिए, बचपन से होनी चाहिए। तो आपको शौक था शायरी करने का? बहुत है, आज भी है। हाँ, हाँ, गालिब की शायरी। गालिब के भी एक बहुत अच्छे कश्मीर में पोएट हुए, ब्रजनारायण चकबस्त। तो मैं 2016 में आर्मी अटैचमेंट में था नौशेरा में, जम्मू कश्मीर में। तो इंटरनेट बंद हो गया, तो जितने भी अधिकारी जो हम लोग वहाँ पे प्री इलेक्शन ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हम एक-दूसरे की हार्ड डिस्क ले लेते थे। उसमें एक मैंने मूवी देखी मसान। तो मसान की अब कभी आप लोग देखिएगा मूवी, तो मसान मूवी में बिल्कुल पहला ही शेर लिखा हुआ था एक, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज़्जा का परेशान हो जाना। मतलब लाइफ इज़ अ डेलिकेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डेथ इज़ व्हाट डिसअरे ऑफ दीज़ पार्टिकल्स। तब मैंने और उसको डेवलप किया, तो उसमें एक और बहुत अच्छा शेर मिला बाद में मुझे कि मुसीबत में बशर के जोहरे मर्दाना खिलते हैं, मुबारक बुज़दिलों को गर्दिश ज़िंदगी से डर जाना। वाह! यानी कि आपको जितनी मुसीबत आएगी ना, आपके अंदर की रियल क्वालिटीज़ उतनी ज़्यादा बाहर निकल जाएँगी। तो इसलिए मैं सारे बच्चों को ये भी कहता हूँ कि कितनी भी मुसीबत आ रही है आने दो। यही मुसीबत आएगी तुम्हारे अंदर की बहुत सारी क्वालिटीज़ बाहर निकाल देगी, तुम्हें असली इंसान बना देगी। तो इस तरह की पोएट्री मैं पढ़ता हूँ, अभी भी शौक है बहुत मुझे पढ़ने का। सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच। और हो सके हम दोबारा आपको अपने शो में एनी इनवाइट टाइम, करेंगे। एनी टाइम, एनी टाइम, जी, कभी भी। तो देखिए, ज़िंदगी में ना कुछ भी अचीव करना मुश्किल काम नहीं है। आपके सामने जीता जाता एग्ज़ाम्पल हमने दिखाया आपको और आपने उनकी सारी बातें सुनी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो बच्चे अपनी लाइफ़ में कुछ बड़ा करने चाहते हैं। देखिए, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपसे फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बातों का सफ़र। धन्यवाद।